नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लोकसभा चुनाव का शंखनाद जल्द होने जा रहा है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले टिकट और उम्मीदवारों के नामों को लेकर राजनीतिक दल मंथन कर रहे हैं। मंथन का दौर शिखर पर है। हरियाणा की बात करें तो बीजेपी इस बार भी सभी 10 सीटें जीतने का दम भर रही है। अन्य दलों की भी अपनी अपनी जीत की दावेदारी है। तो चर्चा चुनावी तैयारियों को लेकर हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट शुरुआत में आपको दिखाते हैं। चुनाव करीब आते आते चुनावी तैयारियों का दौर तेज हो गया है। बीजेपी अलग अलग राज्यों के लिए 195 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर चुकी है, तो कांग्रेस में भी मंथन का दौर जारी है। लिहाजा बीजेपी देश भर में 370 सीटों पर जीत का टारगेट लेकर चल रही है, तो एनडीए 400 पार का नारा भी दे रही है। वहीं हरियाणा में बीजेपी सभी 10 हलकों में कमल खिलाने का दावा कर रही है। सामने 10 की 10 लोकसभा की सीटें हैं। हमने 10 की 10 लोकसभा पिछले बार जीती थी। अब की बार और बड़े मैंडेट के साथ, बड़े बहुमत के साथ, ज्यादा वोटों के साथ जीत करके हरियाणा नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका अहम अदा करेगा। उसके लिए हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास में। हरियाणा में कांग्रेस इंडी गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी से मिलकर सभी 10 सीटों पर जीत का दम भर रही है। कि तो एक स्वाभाविक सी बात है जो है कि सब कुछ कहीं जो है जो सबसे उपयुक्त प्रत्याशी होंगे, कांग्रेस के अंदर हमारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में शीर्ष नेतृत्व उनको मौका देगा। सर, कुरुक्षेत्र को लेकर बीजेपी या विपक्ष कह रहा है कि मैदान छोड़ गई है कांग्रेस, उसको लेकर किस तरीके से? इंडिया गठबंधन है हमारा, और सुशील गुप्ता जी हमारे संयुक्त उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन हरियाणा के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। पार्टी फैसला करेगी, उसमें तो हम क्या फैसला करेंगे, पार्टी फैसला करेगी। और जैसा मैंने आप लोगों के सामने ही सबसे पहले कहा था कि मेरी इच्छा है इस बार, क्योंकि थोड़े दिन बाद विधानसभा का चुनाव भी आ जाता है, अपने जल्दी 4 महीने बाद आ जाता है। मेरी इच्छा है इस बार विधानसभा चुनाव में। जाहिर है इन दिनों चुनावी तैयारियों और उम्मीदवारों को लेकर मंथन मंत्रणा का दौर शिखर पर है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चाएं भी अंतिम दौर पर है। ऐसे में देखना यह है कि हरियाणा में पार्टियां किन चेहरों पर दाव लगाने वाली है और किसके जीत के दावे परिणाम में तब्दील होते हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चुनाव से ठीक पहले सभी दल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे चुनावी परिणाम में तब्दील हो पाते हैं? जनता किसे वोट करती है, किसे पसंद करती है? क्या बीजेपी पिछला प्रदर्शन रिपीट कर पाती है? और दूसरे दलों के दावों में कितना दम नजर आएगा इस बार के चुनाव को लेकर चर्चा होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण बेदी पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो। प्रियदर्शनी सिंह आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बेदी जी आपसे। पिछली बार मोदी लहर में आप लोगों ने 10 की 10 सीटें हासिल की, इतिहास बनाया। इस बार भी दम भर रहे हैं आप लोग। क्या कुछ आधार के इसका क्या ग्राउंड आप देख रहे हैं कि जनता एक बार फिर से सभी 10 सीटें आप लोगों को जिताने वाली है? सर्वप्रथम तो ज्योति जी, आपको, आपके चैनल को और जितने मेहमान साथी अन्य दलों से यहां पर जुड़े हैं, सभी का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा आपने तय किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर सभी पार्टी अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट करें। आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 10 लोकसभा सीटें हरियाणा प्रदेश में जीती थी, और इस बार आपका क्या सोच विचार रहेगी? भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी अपने दम पर, मोदी जी के काम पर और मनोहर जी के काम पर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया और 10 की 10 लोकसभा सीटों को हमने जीतकर मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक ताकत देने का हरियाणा की जनता ने काम किया। पिछली बार हमारा देश के अंदर पहला और दूसरा स्थान हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता, करनाल से भाई संजय भाटिया जी और फरीदाबाद से चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने दूसरा और तीसरा स्थान देश में प्राप्त किया था। CR पाटिल जी गुजरात से पहले नंबर पर रहे थे। इस बार हमारा टारगेट रहेगा
कि नंबर 1 भी हरियाणा से हो, नंबर 2 भी हरियाणा से हो, नंबर 3 भी हरियाणा से हो, क्योंकि पिछली बार जो मार्जिन हमें सभी सीटों पर लाखों की वोटों से लोगों ने जिताया था, आज भी उससे ज्यादा लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारी टीम के प्रति बहुत बड़ा विश्वास है और वो विश्वास कायम रहेगा इस चुनाव के अंदर, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर गरीब के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए अंत्योदय का हमने जो सबसे बड़ा मिशन हमारी पार्टी का एक विषय है, उसको लेकर हम चले हैं और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए पांव में जूती, पेट में रोटी, तन पे कपड़ा, शिक्षा, दवाई, न्याय उनको देने में हमारी सरकार केंद्र में और प्रदेश में कामयाब रही। देश की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा पिछले लंबे समय से देश में रहा, परंतु 2014 के बाद देश को सुरक्षित नहीं किया, देश को मजबूत भी किया। जो पाकिस्तान कश्मीर की बात किया करता था, आज वो कश्मीर की बात तो भूल गया, वो पीओके बचाने के लिए और मुजफ्फराबाद बचाने के लिए, बलूचिस्तान बचाने के लिए मोदी जी के आगे गिड़गिड़ा रहा है। मैं आपके माध्यम से, देश की जनता ने जो हमें प्यार, आशीर्वाद और स्नेह दिया और बार बार लगातार हमें जो जिम्मेवारी दे रही है, उन जिम्मेवारियों पर हम खरा उतर रहे हैं। रही बात विपक्षी दलों की, कुछ दिन पहले देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे, कांग्रेस कहती थी, अन्य और दल भी सभी कहते थे, परंतु चुनाव आते आते वो उन लोगों ने इंडिया नाम का एक गठबंधन बना लिया। फिर वो गठबंधन भी टुकड़े टुकड़े हो गया। परंतु हरियाणा प्रदेश के अंदर जो अरविंद केजरीवाल की टीम 10 सीटों का दावा करती थी, सिमटकर 1 सीट पे आ गई। जो 10 सीटों का दावा कांग्रेस करती थी, वो 9 पर आ गई। मतलब 20 में से लोग 10 पे आ गए और चुनाव आते आते कह रहे हैं कि आप लोग भी तो 10 का दावा कर रहे हैं, आप लोग 10 का दावा कर रहे हैं, तो क्या अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? ये क्लियर संदेश मिल गया है क्या कि जेजेपी को कोई सीट नहीं देने वाले हैं? क्या इस डिबेट में आप साफ कह सकते हैं? 10 का दावा तो आप लोग भी कर रहे हैं ना। 1 सेकंड में मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मैं पूरी बात कर लूं, 1 सेकंड में पूरी कर दूंगा, अन्य मेहमान भी है वो भी बोलेंगे जी। मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं, अभी तो 2-3 दिन के बाद इंडियन नेशनल लोकदल वाले भी एक आधी सीट पर बैठ जाए, कांग्रेस फिर 7 पर रह जाएगी। तो ये सारे दल मिलकर 30 की जो बात कर रहे थे, 40 की जो सीटों की बात कर रहे थे, वो 10 पे आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपनी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतकर मोदी जी के झोली में डालने का हम काम करेंगे। मेरा सवाल तो रह गया बेदी साहब, आप जब ये कह रहे हैं ये 10 की 10 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो आप लोग भी कह रहे हैं ना 10 कमल खिलाएंगे, तो क्या ये साफ है कि जेजेपी को कोई सीट नहीं मिलने वाली है? अब जो दावा है आगे भी आप लोगों का रहेगा कि 10 की 10 सीटों पर कमल खिलेगा। दावे के साथ एक बात क्या, मैं दावे के साथ आज के दिन मैं एक बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 10 के 10 कमल फूल खिलाने की ताकत रखती है, परंतु मेरा केंद्रीय नेतृत्व, मेरे प्रदेश का नेतृत्व बैठ के जो निर्णय करेगा, जो भी तय करेगा, वो भी हमें सब कार्यकर्ताओं को सिर माथे पे सिरोधार्य है। परंतु 10 की 10 सीट जीतने की ताकत भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने पहले भी दिखाई है और आज भी उतना दमखम भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में रखती है। बजरंग जी, कुरुक्षेत्र से भाग गए आप लोग, आपके विरोधी ये कह रहे हैं 10 सीटें जीतने की बात थी, एक पर तो आप लोगों ने खुद ही कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बजरंग जी, आप हैं फोन लाइन पर? हाँ सर, बिल्कुल लाइन पे सर। 10 की 10 सीटें जीतने का दावा था, कुरुक्षेत्र में तो आपने उम्मीदवार ही नहीं उतारा, आम आदमी पार्टी को सीट दे दी आप लोगों ने। ज्योति जी, हमारा इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के तहत आप पार्टी से 5 स्टेटों में हमारा समझौता हुआ है, जिसके अंदर हरियाणा की 1 सीट उनको मिली है, गोवा में 2 सीट थी, दोनों हम लड़ेंगे, चंडीगढ़ में 1 सीट थी, उसको हम लड़ेंगे, में 1 सीट थी उसको हम लड़ेंगे, 2 सीटें में वो यहाँ तक गुजरात में है, 2 सीटें में बोल रही, बाकी हम लड़ेंगे। और मैं पूछना चाहता हूँ, बेदी जी बहुत सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता है, मेरे छोटे भाई है, अच्छा प्रवक्ता है और सरकार के पक्ष में अच्छा अपना पक्ष रखते हैं। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर ये भी कहते हैं 10 की 10 हम सीटें जीतेंगे, ये तो क्लियर कर दे, हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये जच्चा पच्चा पार्टी के साथ मिलेंगे, देश के अंदर चुनाव अकेले लड़ेंगे या और दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? ये खुद 34 पार्टियां गठबंधन की खुद बात करते हैं और दूसरों को कहते हैं जी, आप तो कहते थे जी हम 10 की 10 जीतेंगे, हम तो आज भी कहते हैं
10 की 10 इंडिया गठबंधन जीतेगा। 9 कांग्रेस की, 1 आप पार्टी की लगाकर हम हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेंगे। आप ये पूछेंगे भी क्या कारण है, मैं वो बता देता हूं क्यों जीतेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग का नागरिक, ज्योति जी हरियाणा न्यूज पे मैं बैठा हूं, आपके रिपोर्टर से तसल्ली कर लेना, मतलब क्या है, प्रदेश का हर नागरिक भारतीय जनता पार्टी सरकार से मुक्ति चाहते हैं, दुखी हो चुके हैं। ये किस बात की वोट मांगेंगे? इस नाम की वोट मांगेंगे? हमने किसानों को दुड़ा कर पीटा, इस नाम की वोट? या इस नाम की वोट मांगेंगे हमने छात्रों को पीटा, सरपंचों को पीटा, आंगनबाड़ी महिलाओं को कुटा, या हर वर्ग के साथ हमने जाति की, उस नाम की वोट मांगेंगे? या ये कहते भी लोगों को हमारे पे विश्वास है? क्या विश्वास है? आपने वायदा किया 2014 के अंदर, मोदी जी ने क्या वायदा किया? ये कहते हैं आज मोदी के मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। अरे तुम्हारी गारंटी पहले भी थी, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की गारंटी मोदी जी की थी, वह गारंटी फेल। 35 रुपए लीटर देने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की, वो फेल। 250 रुपए रसोई सिलेंडर देने की बात थी, वो फेल। किसान की आय दोगुना करेंगे, वो फेल। यहां तक कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, डालेंगे। अमित शाह जी साफ कह दिया, भाई ये तो वोट लेने का एक जुमला होता है, बोलना पड़ता है, वो तो एक जुमला था। ये खुद कहते हैं हमारी बात, भारतीय जनता पार्टी की बात जुमले वाली बात है। जो भी इनकी बात है ये जुमला करते हैं किसान के हित में। ये कहते भी हम किसान के हित में ये कर दिया। एक तो काम गिना दो, किसान के हित में क्या किया? 750 किसान इनके राज में शहीद हो गए। एक भी बार प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने दुख प्रकट नहीं किया। आज देश के अंदर बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने, लाइन ऑर्डर की स्थिति हरियाणा में 10 से 72 हो चुकी है। डेली सुबह पहले गोलियां चल रही है, लोग अपराधी फरोख्ती मांग रहे दुकानदार से, डेली मर्डर। आंकड़ा देखोगे, आंकड़े के हिसाब से डेली 4 मर्डर हो रहे हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ आपके सामने कैसे घिनौने कुकर्म हो रहे हैं। यहां तक कि दुनिया भर के लूट खसूट का आज हरियाणा के अंदर ना व्यापारी सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना आम जनता सुरक्षित है। जो सका जनता की सुरक्षा ठीक है, इन मुद्दों के खिलाफ सरकार को लेकर लोगों में आक्रोश है और इसी को लेकर वोट करेंगे, आपका दावा है। लेकिन जिस आम आदमी पार्टी को लेकर आप लोग कहते थे इनका कोई आधार भी नहीं है, सुनिए बजरंग जी, सुनिए, तो कोई आधार नहीं है। अभी आदमपुर का हवाला हुड्डा साहब लगातार देते रहे, इनकी जमानत जब्त हो गई थी, तो एक लोकसभा सीट किस आधार पर आप लोगों ने दी है? और वहां आप जीत की उम्मीद कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से या गठबंधन के उम्मीदवार से, जिनकी जमानत लगातार जब्त होती आई हरियाणा में? देखिए ज्योति जी, आपने बहुत अच्छा सवाल कर लिया और मैंने इसका जवाब देना भी था। मैंने पहले बोलता, आपने सवाल कर लिया। देखिए, आप पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता आप पार्टी के कैंडिडेट सुशील गुप्ता को जिताने के लिए रात दिन एक कर देगा, जी जान लगा देगा। 3 तारीख को कलायत के अंदर हमारी रैली थी। कलायत जो है वो कुरुक्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहां पे कम से कम 30,000 आदमी की भीड़ आपके सामने थी, आपके चैनल ने दिखाया। मैं ये बताना चाहता हूँ, खुला ऐलान किया गया, भाई वो सुशील गुप्ता नू समझिए कांग्रेस पार्टी का साथी है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता उनकी सपोर्ट में जुड़ जाए। उसी दिन 3 तारीख को कुरुक्षेत्र के अंदर वर्कर मीटिंग करके हुड्डा साहब, उदय भान जी वहां घोषणा करके सारे वर्कर को लगा दिया। आज भी सुशील जी 3 बार बात हुई है, हमने जो शहर के अंदर लोग थे सभी को मैंने फोन किए हैं। पिछली बार तो कांग्रेस के उम्मीदवार ही थे, मुख्यमंत्री निर्मल सिंह, तब तो नहीं जीत पाए थे। हमें भी सपोर्ट मिलेगी, हमें भी सपोर्ट मिलेगी। तो इनकी तो जमानत ही जब्त हो रही है, बार-बार तो कहा आप लोगों ने, तभी मैं पूछ रही हूं। इनके वर्क, इनके पास तो हरियाणा में अभी तक तो वोट था नहीं। आपके बड़े नेता ही लगातार कहते हैं कि हरियाणा में तो हम गठबंधन करेंगे। चलिए मैं चर्चा को आगे ले जाती हूँ, आप जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की 2-2 कैंडिडेट, 2-2 MP हुए करते हैं। तो ये बात आप बार बार कहते हैं, इनका ग्राफ तो लगातार बढ़ रहा है ना, इनका ग्राफ तो लगातार बढ़ रहा है, बात ये है।
समझे नहीं? 2 सीटें थी तो भी आज तो अधिकतम पर ही हो गया। अभी आप रुकिए, आपका जवाब पूरा हो चुका है। आप विस्तार से बात कह चुके हैं बजरंग जी, आप विस्तार से बात कह चुके हैं। अभी आप रुक जाइए, प्रियदर्शनी जी आएंगे आपके पास। पंडिता जी, अभी आपने सुना बेदी साहब को, ये कह रहे हैं सब 10 की 10 सीटें जीतने का दावा करते थे। कांग्रेस ने क्या किया, गठबंधन कर लिया, और संभव ये है कि इनेलो भी 1-2 सीटों पर कांग्रेस के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ ही गठबंधन के तहत चुनाव लड़े। क्या कहेंगे? देखिए ज्योति जी, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता बेदी जी के पास ये जो खुफिया जानकारी है ये कहाँ से आई। सरकार में बैठे हैं, हो सकता है कोई ना कोई इनके पास कोई जानकारी जरूर आई हो। वो अच्छी बात है, वो सोर्स बताएं और जनता के साथ उसको साझा करें। बेदी जी ने ये कहा कि पहले भी हम ये करके दिखा चुके हैं। मैं जो पिछला बात है उस तक तो चलो मान सकता हूँ, उस बात को चलो लोकसभा की पिछली बारी 10 सीट आई, मगर अगर मैं आपको 1980 से इनका इतिहास बताऊं तो 1980 में इनकी 0 सीट थी, 84 में 0, 89 में 0, 91 में 0, 96 में चौधरी बंसीलाल जी के साथ जरूर इनका अलायंस करके 4 सीट आई, फिर 98 में फिर 1 सीट पे सिमट गई है। 99 में 5 सीट के साथ इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ समझौता किया था। 5 सीट तब आई थी, 5 सीट इंडियन नेशनल लोकदल की आई थी। 2004 में इनकी 1 सीट थी और 2009 अत्याती ये फिर 0 पे आ गए। उसके बाद अगर 2014 की बात करें तो 7 सीट के ऊपर ये आए थे। उसके बाद INLD की 2 सीट थी और कांग्रेस की तब 1 सीट आई। तो जब 10 सीट भी आई इनकी तो ये 75 पार का नारा देते थे, लेकिन ये बहुमत के पास भी नहीं आ पाए। ये 40 पे जाके सिमट गए। इन्होंने इतना ओवर हाइप किया था, उस वक्त इतना ओवर हाइप किया था। तो यानी एक बात तो तय है कि जो लोकसभा में जो वोट आई है वो और हरियाणा की जो सरकार को वोट आई है तो उसमें जमीन आसमान का अंतर था। जब हरियाणा के विधानसभा के जब वोट आई तो वो 40 के ऊपर सिमट गई। अगर ऐसे ही 10/10 थे तो इनको पूरा तो 75 पास सच में करना चाहिए था। तो जनता को ये पता चल गया। लेकिन अगर आज की बात करें हम, तो अगर सीधा मैं किसानों से शुरुआत कर लूं तो इनके घोषणा पत्र में ये बात थी हम किसानों की आय जो है वो 2022 तक वो दुगनी करने का काम करेंगे। 2022 का 24 भी आ गया। किसान की आय तो जो NSO की रिपोर्ट है इनकी वो ये कहती है कि NSO की 27 रुपए प्रतिदिन किसान की आय। उसके बाद अगर NCRB का डेटा की बात करें तो NCRB का डेटा कहता है कि 31 किसान हर रोज जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। अगर हम एक रिपोर्ट आई थी अभी HAU की, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, उसके अंदर वो रिपोर्ट वो भी सरकारी है, वो ये कहती है कि प्रति वर्ष आज किसान के ऊपर 1 लाख लगभग 1,40,000 का कर्जदार किसान हो रहा है प्रति वर्ष। और उसका कारण, मुख्य कारण ये है कि जो इस सरकार में लागत बढ़ी है। मैं सिर्फ अगर मोटा मोटा बताऊं तो 9-10 रुपए लीटर डीजल होता था। बेदी जी अच्छी तरह जानते होंगे उस समय को, जब पिछली बारी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ सरकार आई थी 99 के अंदर। और आज जो है 90 रुपए लीटर डीजल है। इन्होंने किसान के उपकरण के ऊपर जो है वो GST लगाने का काम किया, कीटनाशक के ऊपर लगाने का काम किया। लेबर बहुत महंगी होगी, कहीं लेबर पैसा लेके दौड़ जाती है। हर पंप के ऊपर किसानों का आज उधार का खाता चल रहा है। किसानों को तो कर्ज मुक्त नहीं करेंगे, मगर अपने उद्योगपतियों का 14,56,226 करोड़ रुपया जो है इन्होंने पिछले 9 वर्षों में माफ किया। ये जो सेंटर की रिपोर्ट है ये। और उसके बाद मुझे नहीं पता ये इतने क्यों दयावान है उद्योगपतियों के ऊपर और किसान की कमर तोड़ने का काम क्यों किया। अभी भी लाठियां, गोले, टीयर गैस, ड्रोन से, कभी कहते थे खेती सिखाएंगे, अब ड्रोन से ही उनके ऊपर जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम कर रहे हैं। तो देखिए अभी भी अगर हम वैसे भी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 लाख करोड़ से ऊपर का हरियाणा स्टेट कर्जदार था। और अभी बजट में इन्होंने भी माना है कि 34,000 करोड़ का और कर्जदार बना दिया अभी जाते जाते। वो CAG की रिपोर्ट आएगी, सारी रिपोर्ट आएगी, फाइनल क्या फिगर आएगी वो तो तब पता चलेगा। लेकिन सरकार खुद मानती है कि हमने 3,34,000 करोड़ का हरियाणा को आज कर्जदार बना दिया है। यानी प्रत्येक बच्चा जो आज है वो 1.5 लाख रुपए का कर्जदार है। आप, मैं, बेदी जी, सारे के सारे, क्योंकि वो पैसा जनता से ही वसूला जाएगा। जितना ज्यादा टैक्स होगा उतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि सरकार के ने अपनी जेब से तो कुछ देना नहीं। सरकार ने तो कर्ज लेना है, घी पीना है। खुद के ऊपर जब कर्ज चढ़ेगा, खुद कितना आप कर्ज ले सकते हो और कितना लेते हो जब आपने अपने ऊपर लेना होता है। लेकिन सरकार के ऊपर जब कर्ज लेने की बात आती है तो मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर ये कहते हैं कि कमाई होगी तो कर्जा भी बढ़ेगा। कर्जा उतारिए, कर्जा उतारने के लिए होता है। हमारे समय में क्यों नहीं था कर्जा?
चलिए, कर्ज को लेकर तो सरकार कहती है जो जो पैरामीटर हैं हम दायरे में हैं, हम दायरे में रहकर कर्ज ले रहे हैं। इनफैक्ट जितना कर्ज हम ले सकते हैं उससे कम हम कर्ज ले रहे हैं। कोरोना काल का भी इसमें कितना कम कर्ज को लेकर बहुत बार हमने बात की, सदन में भी बहुत बार ये मुद्दा उठ चुका है। नहीं, सरकार कितना कम, अगर आप सरकार कहती है कि हम 1 लाख करोड़ का कर्ज की जगह कल को हम 1 लाख करोड़ का कर्ज ले सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं, आपका ये स्टाइल रहता है, ठीक है, आप मुद्दों को गिनवाते हैं आंकड़ों के साथ, आपने अपने मुद्दे बता दिए एक बार फिर से, ये मुद्दे हैं, यहाँ सरकार आप मान लेना काम है, ठीक है। मैं एक बार फिर से चुनावी तैयारियों पर डिबेट को ला रही हूँ। नहीं, मैंने मुद्दों की शुरुआत नहीं की अभी। मैं अभी जो बेरोजगारों के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर है, स्टूडेंट्स जो सुसाइड कर रहे हैं, एनसीआरबी का जो डेटा है, हरियाणा का सुसाइड रेट क्या है, और हर 5वें दिन एक बच्चा नशे के कारण जो सुसाइड कर रहा है, और बेरोजगारी की वजह से आज एक इजराइल भेज रहे हैं बच्चों को, मौत के कुएं में धकेल रहे हैं, और जनसंख्या लगभग 1 करोड़ बढ़ गई। सेंसस उठा के देखिए 2011 का अभी तक। ये तमाम मुद्दे हैं, ये पब्लिक डोमेन में पहले से है, हालांकि सरकार का कोई अपना पक्ष है, आप लोगों का अपना है। तो इसमें आप लोगों के पास ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लोग इनेलो के साथ आए? आप उसके लिए क्या कर रहे हैं चुनाव, क्योंकि चुनाव ही तो सबसे बड़ी परीक्षा होगी ना, तो उस परीक्षा में आप लोग कैसे पास हो पाएंगे, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, वो बताइए। ज्योति जी, जवाब सुनिए आप, मैंने आपका प्रश्न सुन लिया है। देखिए, सबसे बड़ा जो सरकार में ये जो बोल के आए थे, ये है जुमलों की गारंटी की सरकार, और हमारे ऊपर है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जुबान के धनी, जो कहते हैं वो करते। अगर पिछले हमारा कंपैरिजन ही उठा के देख ले तो हमारे राज के अंदर कर्ज नहीं था, हम प्रदेश के खजाने भरे छोड़ के गए थे। सबसे पहला तो आप कर्ज के ऊपर ले लीजिए, अगर आप कर्जदार बना रहे हो तो उसके ऊपर जो नौकरियां देने की बात है, हमारे टाइम में 4 लाख पक्के कर्मचारी थे। कंपैरिजन करती है जनता कि 4 लाख पक्के कर्मचारी थे, ओपीएस हमारे समय में ओपीएस थी, इनके समय में ना ओपीएस है, कर्मचारी 2,09,000 पोस्ट, सैंक्शन पोस्ट जो है वो पक्के कर्मचारियों की खाली पड़ी है। और विधानसभा में आज ये बात होती है कि एजुकेशन मिनिस्टर भी ये बोलते हैं कि हम जो है कौशल रोजगार के जरिए और भर्तियां करेंगे। अरे वो गेस्ट टीचरों का जो इतना 15-15, 18-18 साल का है, जिनको यमुनानगर में पीटा आपने दौड़ा के, उनका एक्सपीरियंस है, वो उनको रख लीजिए। और आप सारे कर्मचारी देख लीजिए, वेटनरी वाले देख लीजिए, रोडवेज वाले देख लीजिए, टीचर देख लीजिए, लेक्चरर देख लीजिए, सभी को HKRN क्या ये अस्थायी भर्ती। और आर्मी में भी जो हरियाणा का जो नाम रोशन करने वाले बच्चे जो आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं, आर्मी में जाते हैं, दौड़ लगाते हैं सुबह शाम, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किए जाने को लेकर तो बार-बार अदालत का भी हवाला देती है सरकार। बेदी जी, आपको कुछ कहना है काउंटर में, फिर मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। मैं तो बात मैंने अभी 2 साथी अभी और बोलने रह गए, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। 2 साथियों ने जो बात रखी है, मैं सिर्फ केवल उनका जवाब देना चाहूंगा। हमारे बड़े भाई हैं भाई बजरंग दास गर्ग जी, और बड़े सीनियर नेता हैं, मैं तो इनका बड़ा आदर सम्मान करता हूं, परंतु जितना लंबी चौड़ी इन्होंने बात की है और बीजेपी को कोसने के लिए जितना टाइम लगा दिया, बजरंग जी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, बीजेपी को कोसते कोसते कांग्रेस की 5 पीढ़ियां चली गई दुनिया से, परंतु बीजेपी फिर भी आगे बढ़ी है। लोगों में लोकप्रियता, किसान में, मजदूर में, व्यापारी में, देश के हर कोने में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी है। और आप लोग सुकड़ कर कहां तक आ गए हैं, जिसको 10 जनपथ बोलते हैं। आज कोई नाम लेने वाला नहीं बचा प्रदेश के अंदर। इस बार तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से समझौता भी कर लिया। अगली बार आपके साथ जो पंजाब में आम आदमी ने किया है, अगली बार हरियाणा में भी आपके साथ वो होने वाला है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, रही बात रजत पनेटा जी की, यदि आप चैनल पे इतने अच्छे आंकड़े दे रहे हैं, जाओ ना जनता के बीच में, जनता के बीच में जाओ, करो 1-2 लाख की रैली, पता लग जाएगा कोई सुनने आता भी है कि नहीं आपको, किस प्रकार के जुल्म ज्यादती और अत्याचार इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के अंदर हुए, किस प्रकार से लोगों को अपमानित करने का काम किया, किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के हर किसान बुजुर्ग को लूटने का काम किया, हर जगह लोगों के कब्जे किए। आज तक आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे तो आप पर चल रहे हैं। पूछ रहे हैं मुकाबला करोगे मनोहर लाल जी का, मुकाबला करोगे मोदी जी का। अरे मोदी जी तो 2002 से लेकर 2024 तक सत्ता में है, एक आज तक कोई चिंता नहीं उठा सका। और आप लोगों को तो हमारे दम पर 5 साल पूरे नहीं मिले थे, उसमें आपने पूरे देश के अंदर लूट उखाट मचा दी। कभी आप हरित प्रदेश की बात करते थे, कभी आप मरु प्रदेश की बात करते थे। ना आपके पास हरित प्रदेश बचा, ना आपके पास मरु प्रदेश बचा, और ले दे के जो बचा है वो भी जिसकी कृपा से बचा है, मुझे पता केवल ऐलनाबाद बचा है। और आने वाले चुनाव के अंदर आप लोकसभा में वादा करो ना, आप बोल के दिखाओ, आंकड़े दिखा रहे हो, आप बोलो कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ेंगे, एक सीट पर भी हम समझौता नहीं करेंगे।
कांग्रेस के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ। आज आपको भूपेंद्र हुड्डा ने एक सीट भी दिखा दी, आप उस पर भी राजी हो जाओगे। मुझे पता है जितने दम चल रहे आप मार रहे हो। जब भी सत्ता में आए हो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के खून पसीने के दम पे आए हो। उस जब से हमने आपको छोड़ा आप घटते घटते एक पे आ गए और अगली बार ढूंढते रह जाओगे। चलिए प्रदर्शनी जी, जो आम आदमी पार्टी को लेकर बात थी उस पर शायद आपको कुछ कहना था। और बजरंग जी इस बात से तो अग्री कर रहे हैं कि आप लोगों का तो आधार नहीं है, लेकिन कांग्रेस के साथी के तौर पर चूंकि गुप्ता मैदान में होंगे तो जनता उनको जिताने का काम करेगी। नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है कि आधार नहीं है, और बजरंग भाई भी सहमत होंगे। अब तो हम लोग गठबंधन में हैं, तो इस बात से सहमत होंगे कि गठबंधन भी तभी आदमी करता है, चाहे किसी भी किस्म का जीवन में गठबंधन करता है, जब बराबरी जब मैंने कहा तो आपने कहा बिल्कुल सही सवाल भाई मुझे तो बोलने दीजिए सवाल पूछा है, लेकिन अब कांग्रेस के साथी के तौर पर वो मैदान में है। देखिए मेरा कलायत वाली रैली का हवाला देते हुए कहा एक मिनट बजरंग भाई शायद जिस तरीके से बोलना चाहते थे वो उस तरीके से नहीं बोल पाए हैं। मैं बोलती हूँ इस बात को। देखिए गठबंधन भी आदमी चाहे किसी भी किस्म का जीवन में हम गठबंधन करते हैं हमेशा बराबरी का होता है, कभी ऊपर और नीचे गठबंधन नहीं होते, समझ रहे हैं। कोई भी गठबंधन एक दूसरे के बीच में बराबरी का होता है और ये बराबरी का गठबंधन है। महाभारत का युद्ध अपने आप में कुरुक्षेत्र में हुआ था, ये सबको मालूम है, और इसकी एक बहुत बड़ी गाथा है। और कुरुक्षेत्र में जो सबसे बड़े कहते हैं ना योद्धा थे वो अर्जुन थे, और आज सुशील गुप्ता जी वही अर्जुन का रूप लेके कुरुक्षेत्र में इनके बीच में लड़ाई कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आप जब मैंने ये देखा कि ये लोग एग्जाम्पल देते हैं आदमपुर का, आपने दिया एग्जाम्पल कि आदमपुर में ये सब हो रहा है, आदमपुर में आपकी जमानत जब्त हो गई। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूं कि आप कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, मतलब कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। आज सुशील गुप्ता जी 5 साल से लगातार एक एक जिले में जा रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता से रूबरू हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद रहे हैं, क्लीन छवि के व्यक्ति, इतने क्लीन छवि के व्यक्ति, मधुर भाषी, इतने मतलब आप गुप्ता जी के बारे में ये बात मैं खुद पर्सनली बोल सकती हूं कि अगर आप उन्हें कभी भी किसी भी काम के लिए रात के 12 बजे भी अगर फोन करेंगे कि सर ये तकलीफ है, तो वो खड़े हो जाएंगे आपका काम करने के लिए। और कांग्रेस डेफिनेटली हमारा गठबंधन हो रहा है, गठबंधन है, और हमें पूरा यकीन है कि इस गठबंधन से जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो यहाँ पे बनी हुई है, जिन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, काम की राजनीति इनकी शून्य है, शून्य मना सन्नाटा है, सिर्फ बातें करते हैं, बतौले देते हैं, जुमले देते हैं। 15 लाख रुपए देने वाले थे, 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे, और पता नहीं क्या क्या इन्होंने जुमले दे दिए। इनकी जमानतें जब्त होंगी। जब इन्होंने पहली लिस्ट जब इन्होंने निकाली अभी भारतीय जनता पार्टी की, तो मुझे लगा कि हरियाणा नहीं, आप लोगों की तो जमानत जब्त ही होती आई अब तक हरियाणा में। नहीं तो आप लोगों की ना हो इसके लिए क्या करेंगे? नहीं इस तरीके से सीटें जीते हैं इन्होंने, तो इतिहास बनाया है। नहीं इतिहास बनाया है, और इतिहास इनका ये रहा है। आप लोग क्या करेंगे? नहीं इतिहास इनका ये, आप लोग दिल्ली का हवाला देते रहे, नहीं बात बनी, पंजाब का हवाला देते रहे, उसके बाद भी आप लोग आदमपुर में भी जमानत नहीं बचा पाए। अगर ये इतना ही इतिहास बना रहे होते, यकीन मानिए ये बीजेपी नहीं जीतेगी, या हो सकता है सीटें कम हो जाए, ऐसी बात तो आप कहीं, लेकिन इनकी जमानत जब्त हो जाएगी और आप लोग जीत पाएंगे। नहीं इसका कुछ आधार समझ नहीं आया ज्योति जी। अगर इनको डर नहीं होता तो इंडिया गठबंधन की जो पहली जीत हुई है चंडीगढ़ में, जो हमारा मेयर बने हैं, आप ये देखिए कि छोटे से चुनाव में, ठीक है, छोटा सा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ने लोटस ऑपरेशन से लेके दुनिया भर के इन्होंने शाम दाम दंड भेद कर दिए। सब कुछ कैमरे के सामने है, कुछ भी छुपा नहीं है, कोर्ट की फटकार भी कैमरे के सामने कोई छुपी नहीं है। आप ये देखिए कि जब ऐसे छोटे से चुनाव में भी इन्होंने अपनी सारी की सारी रणनीतियां निकाल दी, लेकिन जिसके साथ ईश्वर है, जिसके साथ जनता है, उसको कोई नहीं नकार सकता। कुरुक्षेत्र में भी ये होगा, आप देखिएगा। कुरुक्षेत्र में भी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी, जो कि हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और साथ में हमारे कैंडिडेट भी हैं कुरुक्षेत्र में, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी और जितने भी तमाम नेता हैं कांग्रेस के, जिस तरीके से समर्थन दे रहे हैं, जिस किस्म से रैलियां हो रही हैं, जिस किस्म से बातचीत हो रही है, ये अद्भुत है, अलौकिक है। और इसका आपको पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा और भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि अभी वहां के करंट सांसद नायाब सिंह सैनी जी ने तो वहां पे कोई काम किया नहीं है। जनता उनसे वैसे ही परेशान है, घपलेबाजी में वो वैसे ही मशहूर हैं।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और आम आदमी पार्टी का पहला आगाज कुरुक्षेत्र में ही होगा। ज्योति जी, ज्योति जी, आप तो ज्योति जी, जी अच्छा, ज्योति जी, और मैं क्यों नहीं, एक मिनट बेदी जी, एक मिनट बेदी साहब, मैं बात करना चाहता हूँ। नहीं, इन्होंने एक शब्द यूज किया है घपलेबाजी में नायब सैनी जी मशहूर हैं जी, या तो ये शब्द वापिस ले, नहीं मैं वापस नहीं लूंगी, या प्रूव या चैनल पे प्रूव करें, और यदि वापिस नहीं लेते तो फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार भी नहीं बिल्कुल, मैं अपने कोई शब्द वापस नहीं ले रही हूँ। नहीं बेदी जी, मैं बिल्कुल कोई शब्द वापस नहीं ले रही हूँ। जब तक पहचान पत्र का मुद्दा मैं आपको बता रही हूँ, सुनिए आप सुनने की क्षमता रखिए, आप इस प्रश्न पूछो, मैं इसका जवाब दे रही हूँ आपको। नहीं, ये शब्द वापस लेने की बात ही नहीं है, बिल्कुल भी आपका ये नहीं, अब सुनिए ना, जवाब तो सुन लीजिए, और आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। पहचान पत्र में मैं खुद अभी कुरुक्षेत्र से होके आ रही हूँ, कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से पहचान पत्र का घपला इन्होंने किया है और इसमें सांसद भी सम्मिलित है, इसी से पता लगता है कि इन्होंने जनता के लिए कितना काम किया है। सड़कों की हालत देख लीजिए, बेहाल है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, क्या प्रूफ है घपलेबाजी का? इनका ये सबसे बड़ा जुमला था, 24 घंटे ये बिजली देते हैं। ये एक गांव बता दे, या तो चैनल पे एक गांव बता दे किशन बेदी जी कि जहां पे ये 24 घंटे बिजली देते हैं, आपको ये बात कहने का ऐसा एक गांव नहीं है। आप आरोप लगाकर भागी मत, आरोप लगाकर भागी मत प्रियदर्शनी जी। मैं आरोप नहीं लगा रही, मैं तो बता रही हूँ, जवाब दे रही हूँ। बिल्कुल ज्योति जी, मैं तो जवाब दे रही हूँ। इस बात को मैं कोर्ट तक लेके जाऊंगा। ये सुनना नहीं चाहिए, ये सुनना ही नहीं चाहते बेदी। जाइए, बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए। आप लोग लोटस ऑपरेशन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। कोर्ट में जैसे आपको फटकार पड़ी थी वैसे ही फटकार पड़ेगी। का आरोप लगाया, बिल्कुल लगाया है, बिल्कुल लगाया है। आपकी लीडरशिप को भी लपेटूंगा मैं, बिल्कुल लगाया है, बिल्कुल लगा रही हूँ मैं आपसे, बिल्कुल लगा रही हूँ, डंके की चोट पे लगा रही हूँ, एकदम लगा रही हूँ। घपलेबाज है आपके प्रदेश अध्यक्ष। क्या सबूत है आपके पास? मैं सबूत क्या दे रहे हैं आप जो हम लोगों को चोर बोलते हैं, आपके पास क्या सबूत है? हमारे नेताओं को अंदर कर दिया, एक झुंझुना नहीं मिला मनीष सिसोदिया के घर से और इन्होंने अंदर कर दिया। ईडी सीबीआई की नोटिस भेजते रहते हैं और हमसे सबूत मांगते हैं। अदालत से भी जमानत नहीं मिली अभी, लेकिन ये आपके नेताओं को चोर कह रही, इसलिए आप नायब सैनिक को घपलेबाज कह रही। नहीं, बिल्कुल हकीकत बोल रही हूँ, जमीनी हकीकत बोल रही हूँ। अगर आप बोल रही तो कोई एविडेंस अगर है तो आप बताएं। मैं बता रही हूँ ना, सबूत कोई साफ पहचान पत्र के मुद्दे पे बिल्कुल बता रही हूँ, सुन तो लीजिए ना। बेदी जी सुनना ही नहीं चाहते हैं, सुन रहे अभी आप बताएं, फिर मुझे डिबेट में आगे सुन लीजिए बेदी जी। या तो इनसे मेरी बहन से बोलिए माफी मांगे, नहीं बेदी जी, इसमें कोई माफी मांगने वाली बात नहीं है। जो मैं बोल रही हूँ एकदम सत्य बोल रही हूँ, मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जनता के चुने हुए नुमाइंदे मेंबर पार्लियामेंट। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती बेदी जी, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं। चलिए कुरुक्षेत्र में आपको अपने आप पता लग जाएगा कि जनता कितनी त्राहिमाम है अपने सांसद से। नहीं, आप बात नहीं घुमा रही, केवल मैं बिल्कुल नहीं घुमा रही हूँ, एकदम सत्य बोल रही हूँ। अगर कोई बात है, कोई ठोस वजह है, बिल्कुल है। एसडीएम ऑफिस के पास चले जाइए, पहचान पत्र के लिए इनके पास क्या 100-200 लोग रोज आपको खड़े मिलेंगे। तो ये होने से क्या नहीं, इनके प्रदेश अध्यक्ष घपलेबाज हो गए क्या? आप तो कमाल कर रही, कैसी बातें कर रही हैं? इसका आपकी पार्टी वालों को चोर कह रहे हैं इसलिए आप घपलेबाज कह रही हैं। 100-200 लोग एसडीएम ऑफिस के बाहर खड़े मिलते हैं इसलिए आप घपलेबाज कोई बात बनी नहीं। बिल्कुल वो सांसद को बोल रहे हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष में ये शब्द बोला है, बिल्कुल बोला है, डंकी की चोट पे बोला है। एक तरफ हमारे प्रदेश अध्यक्ष देख लीजिए, साफ छवि के व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ छोड़ के वो जनता की सेवा के लिए आए। एक प्रदेश अध्यक्ष हमारा है, एक प्रदेश अध्यक्ष आपका है, और अब आपको पता लगेगा और जनता जवाब देगी। हर व्यक्ति को साफ छवि का नेता चाहिए। जब आपकी छवि साफ नहीं है तो कैसे आप 10 की 10 सीटें जीतेंगे? ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये आप लोगों का घमंड बोल रहा है, ये आप लोगों का घमंड बोल रहा है। जादू साहब को चर्चा में जोड़ते हुए हमारा घमंड नहीं बोल रहा, आप लोगों की बौखलाहट बोल रही है। बौखलाहट कैसे होगी? हम तो जीत रहे हैं। आपको लोगों को कोई मुंह नहीं लगा रहा। नहीं, हम तो जीत रहे हैं। कांग्रेस के लोग मुंह, मैं तो सोच रही थी कि पहली लिस्ट में चाय पिलाने के लिए तैयार नहीं आप लोगों को। नहीं, मैं तो सोच रही थी कि पहली लिस्ट में कम से कम एक सीट तो ये हरियाणा को देंगे,
इनको कैंडिडेट ही नहीं डिसाइड हो पा रहे, क्योंकि इनको मालूम है कि इनके सारे कैंडिडेट जो भी उतारेंगे उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी या हार जाएंगे वो चुनाव। ज्योति जी किसकी जिम्मेवारी है? इनकी जिम्मेवारी है क्या? नहीं, ये इसलिए पहली लिस्ट में एक भी नाम आपका हरियाणा का नहीं है, क्या इसका जवाब नहीं? हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर करने की आम आदमी पार्टी की जिम्मेवारी है क्या? एक व्यक्ति का भी नाम नहीं दिया आपने। हमारी आपकी जिम्मेवारी है क्या? नहीं बेदी साहब, आपकी पहली लिस्ट आपकी में जिम्मेवारी है सारे राज्यों का आया, आपने एक भी हरियाणा में सारे राज्यों का कहाँ आया है? अभी 195 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है। हाँ तो आई ना, उसमें हरियाणा का उम्मीदवार तो देते, कोई तो देते। ये सवाल का मैं जादौन जी को चर्चा में जोड़ती हूँ। अभी आप लोग 1 2 नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा ना। बेदी साहब रुकिए, अभी आपने घपलेबाज को लेकर कहा था, ये कोई ठोस उत्तर नहीं दे पाई। मैं कोई बात नहीं कह पाई, कोई आंसर नहीं कर पाई। ये हमारे अगर आपने कहा ना, आपने नहीं कोई उत्तर दिया, हमारे प्रदेश आप आरोप लगाकर बातों को इधर उधर घुमा रही हैं। कोई एविडेंस नहीं, नहीं कोई कारण ही नहीं है कहने का। रुकिए अभी, जादौन साहब, आम आदमी पार्टी देखिए इस बात को तो पेश करने का प्रयास कर रही है कि इनके पास उम्मीदवार नहीं है। हालांकि वो पार्टी जो पिछली बार 10 की 10 सीटें जिसने जीती, इस बार भी दावा कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि हमारे पास उम्मीदवार थे, सबसे पहले हमने ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी डर गई इंडिया गठबंधन से। ये कहना है। ज्योति जी हकीकत है। ज्योति जी जी बेबी जी, ज्योति जी एक सेकंड के लिए, आज भी लाइन लगी हुई आम आदमी के पार्टी के लोगों को छोड़ के बीजेपी में आने की, या हमारे कैंडिडेटों की चिंता कर रहे हैं। ये पहली बार इतिहास में नहीं हो रहा कि लोग पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। बेदी साहब, ये पहली बार इतिहास में नहीं हो रहा कि लोग पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं या पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं। ये बहुत कॉमन है। भारतीय जनता पार्टी से भी लोग बहुत छोड़ के गए। शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप रुक जाइए। सतपाल मलिक जो कि आपकी पार्टी गठबंधन में आप जीत का दावा कर रही है ना। कुरुक्षेत्र से निर्मल सिंह ने चुनाव लड़ा, क्या वो आपकी पार्टी में आए थे? कांग्रेस के साथ चले गए हैं, कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारे दिल मिल गए हैं, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो गठबंधन है आप लोगों का। अभी आप सुन लीजिए, आप बहुत बोल चुके हैं। अभी आप बोल चुके हैं। नहीं ज्योति जी, मुझे फिर इसका जवाब नहीं। मैं अभी जादौन जी को चर्चा में जोड़ रही हूं। घपलेबाज का आरोप लगाया, उस पर तो आप कुछ भी नहीं बोल पाए। नहीं मैं बिल्कुल बोल रही नहीं दे पाई। रुकिए अभी, आज कौन सा वर्ग है जो जमीन पे नहीं उतरा हुआ है? ये बात भारतीय जनता पार्टी इधर उधर घुमा रही है आप बातों को। अभी आप सुन रही, म्यूट करवाना होगा मुझे आपको। जादौन साहब, ये कहना कि बीजेपी देरी कर रही है, हालांकि बीजेपी तमाम समीकरणों को लेकर विचार कर रही है। राज्य चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। उम्मीद तो ये की जा रही कि अगली केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होगी उसके बाद संभावना है कि हरियाणा के नामों का भी ऐलान हो। हाँ देखिए, ऐसा है कि बीजेपी ने जो है अपनी पार्टी की इकाई और पार्टी प्रदेश नेतृत्व से पैनल मांगे हैं, और इसके अलावा पार्टी ने सेंट्रल लीडरशिप ने अपने स्तर पर भी आंतरिक सर्वे करवाए। तो उस सर्वेक्षण के अनुसार जो प्रदेश के पैनल अगर मैच करते हैं तो प्रत्याशियों की घोषणा करते हैं। अब मुझे लगता है कि ये तो चलिए, विरोधी दल को कुछ ना कुछ पॉइंट पकड़ना है कि भाई क्यों देरी हो रही है, उनके पास कैंडिडेट नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती रही है कि हम तो सिंबल पर लड़ रहे हैं, फेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो तो इस तरह की बात भी कर रहे हैं, और कई बार ये भी है कि भाई मोदी जी के नाम पर ही वोट मिलेंगे। और पहले भी होता रहा है इस बार कि पिछले चुनाव में भी ये हुआ था कि मोदी जी को वोट देंगे और स्थानीय सांसद से शिकायत हो सकती है, लेकिन वोट मोदी जी को जाएगा। खैर चलिए, ये तो एक पॉजिटिव बात हुई, लेकिन सवाल ये भी है कि अभी जेजेपी के साथ गठबंधन का भी मुद्दा है। हो सकता है कि उस पॉइंट पर भी जो है विचार विमर्श और मंथन चल रहा हो। दूसरा ये है कि पैनल जो प्रदेश से गए हैं और पार्टी ने जो आंतरिक सर्वे करवाया है उसकी मैचिंग को लेकर कोई विचार विमर्श चल रहा हो, तो कुछ स्ट्रेटेजिकल हो सकता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस कॉन्फिडेंस के साथ 370 जो है भारतीय जनता पार्टी की सीटों का दावा कर रही है और एनडीए के लिए 400 सीटों का दावा कर रही है, तो मुझे लगता है कि इसमें ये स्थिति तो नहीं है कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे या भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। हाँ, ये निश्चित है कि गठबंधन अगर हुआ है तो इंडिया गठबंधन हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी उसको देखते हुए सतर्क होगी। तो उन्होंने जो है किसी तरह से अपने एनडीए को मजबूत करने का काम किया। अब यह है कि इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो लड़ाई है, इंडिया गठबंधन एक बड़े व्यापक नारे के साथ उसका गठन किया गया। नहीं, हरियाणा के लिहाज से बात करें तो हरियाणा में कोई असर होगा क्या गठबंधन का? बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है कि अब ये लकी है आम आदमी पार्टी की इंडिया गठबंधन हुआ और उनको एक सीट मिल गई, इससे उनका एक खाता खुल जाएगा, क्योंकि वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिल रही। जेजेपी के साथ मिलकर भी उन्होंने चुनाव लड़ा, उसमें भी सफलता नहीं मिली, और इंडिपेंडेंट भी जो चुनाव अपने हिसाब से लड़ते रहे उसमें भी सफलता नहीं मिली। और मुझे लगता है हो सकता है कि संभावनाएं बढ़ गई
कि एक सीट उनको मिल जाए कुरुक्षेत्र की, और वो जिस तरह से हरियाणा में अपनी लड़ाई लड़ते रहे, अपना मॉडल लेके आते रहे, तो उसको और आगे बढ़ाने का मौका मिल जाए। तो ये है कि ये इंडिया गठबंधन की जो ब्रॉडर कंसेप्ट थी, एक व्यापक अवधारणा थी कि किसी तरह से लोकतंत्र को बचाना है या भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जो मोनोपोली है उस पर नियंत्रण करना है, तो उसको लेकर इनको सीट मिल गई है। अब देखते हैं कि वो कितना कर पाते हैं। इनको तो कुरुक्षेत्र सीट जीतने की नहीं बल्कि ये चैलेंज भी है कि कांग्रेस की भी बाकी 9 सीटें जिताने की जिम्मेदारी इन्हीं की है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता कहते रहे कांग्रेस के पास गठबंधन नहीं है, वो संगठन नहीं है, हमारे पास संगठन है और हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे तभी सफल हो पाएंगे। तो कांग्रेस को सफलता दिलाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। ये तो देखना होगा, नहीं तो परफॉर्मेंस के आधार पर फिर क्या फैसला होगा आगे चल के कि बस पार्टी क्या कर पाई, एक सीट ले ली और फिर कांग्रेस को कितना सपोर्ट दे पाई। तो ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी अभी तो एक सीट की राह भी आसान नहीं है, ये भी बात है। ठीक है बजरंग जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बेटी साहब आएंगे, अभी थोड़ा रुकिए आप बजरंग जी। राजेंद्र जी की बात पूरी हो तो मैं 1 मिनट बोल लूं। अभी रुकिए सर, मैं कांग्रेस से सवाल पूछ रही हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। बजरंग जी, आप लोगों की लिस्ट कब तक आ जाएगी? और जो पिछली बार तमाम दिग्गज मैदान में थे, क्या इस बार भी तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा जाएगा? क्योंकि शैलजा बार बार ये कह रही है कि वो विधायक का चुनाव लड़ना चाहती हैं, वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं इस बार। ज्योति जी, हमारा पैनल कंप्लीट हो चुका, पैनल बन चुका है और जल्दी ही हाईकमान द्वारा लिस्ट जारी करनी है। 9 की 9 सीटों पर हरियाणा में ये फलाने कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। काफी सीनियर नेता है, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी है, शैलजा जी का नाम भी है, कैप्टन अजय सिंह का नाम भी है, श्रुति चौधरी का नाम भी है, जयप्रकाश का भी नाम है। कम से कम 10-12 विधायक जो सिटिंग विधायक है उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है, पैनलों में उनका नाम भी है चुनावों के अंदर। अच्छा, पिछली बार तो हुड्डा साहब ने चुनाव लड़ा, क्या उनका नाम भी है? क्या हुड्डा साहब का नाम भी है क्या? नहीं, सुनो हुड्डा साहब नहीं, हुड्डा साहब सीएलपी नेता है, पूरा हरियाणा की कमांड संभालेंगे, साथ साथ और स्टेटों में भी उनकी ड्यूटियां लगेगी। और जैसे यूपी है, राजस्थान, कई स्टेटों में उनको जाना है, तो दीपेंद्र जी की ड्यूटी लगी है, दीपेंद्र जी रोहतक से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी कोई प्लानिंग बनी है। जो तो बजरंग जी, आप ये साफ कह रहे हैं कि इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे हुड्डा साहब? पिछली बार तो सोनीपत से मैदान में उतारा गया था उनको, तो इस बार इच्छा नहीं है उनकी लोकसभा चुनाव लड़ने की? मैं जो मेरे को जानकारी जो ज्योति जी मेरे पास जानकारी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरे पास जो जानकारी है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लोकसभा चुनाव की जो नेक लड़के वो पूरा हरियाणा संभालेंगे। इसके अलावा अनेकों स्टेटों में उनकी ड्यूटियां है, यूपी भी ड्यूटी है, राजस्थान भी ड्यूटी है, और स्टेटों में भी, पंजाब में भी जाना है, हिमाचल भी जाना है, कई स्टेटों में उनकी ड्यूटियां लग चुकी है। मैं ये बताना चाहता हूं, आपने देखा किस प्रकार हिमाचल के अंदर जब विधायक चोरे गए, कौन गया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गया। ये जो भारतीय जनता पार्टी लंबी बात करती है, मैं कहना नहीं चाहता, ये वोट चोर पार्टी है, ये विधायक चोर पार्टी है, ये सरकार चोर पार्टी है। ये तो जनता के चुने हुए हैं, उनके विधायक को रातों रात तोड़ लेती है। 36 वोट चंडीगढ़ में पड़ते हैं, 36 के अंदर 8 वोट सारा दुनिया देख रहा है कैसे 8 वोट चोरी करके जो कहते हैं हमारा मेयर बन गया। अरे कहीं देखो, नीचे धरती बैठी है, ऊपर भगवान देख रहा है, फिर कहते हैं हम तो भगवान को मानने वाले। ऐसा काम होता है? प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हो आप, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। और जहां तक कि मैं बताना चाहता हूं, एक इतनी डरी हुई बीजेपी है। 2 तारीख को हमारी उकुलाना में रैली थी, मेरे साथी बैठे हैं, तसल्ली कर लेना। एक दिन पहले 2 तारीख की रैली थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें मुख्य अतिथि थी, कम से कम 50,000 आदमी की भीड़ होनी थी। एक दिन पहले जो परमिशन हमने 1 महीने पहले ली, उस परमिशन को 1 दिन पहले। अच्छा, प्रशासन ने कोई वजह तो बताई होगी ना? बात करें तो पूरी बात बताया करें, पूरी बात बताया करें। प्रशासन ने क्या कह के इनकार किया था?
बजे सुन लो क्या बताई बजे, उन्होंने क्या बताया बजे भी धारा 144 लगा दी, धारा 100 सुन लो आपकी समय बोल बद्री जी न बिल्कुल है। मैं फिर शेरपा की बात कभी नहीं करता, आंकड़े की बात करता हूँ। वो मेरा हिसार जिला है, मेरा एरिया है, मैं उस जिला का कन्वीनर हूँ और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ 10 तारीख की आप चेक करवा रहा हूँ, इन्हीं 2 मिनट के अंदर आपको सब देता हूँ। इन्होंने क्या किया इतना, वो भी तो कांग्रेस की जन यात्रा थी, उसकी तो उसकी छोड़िए आप, मैं किस में गया किस में नहीं गया आप अपनी बात कीजिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपने रैली कैंसिल करी नहीं करी, परमिशन नहीं हुई, क्यों कैंसिल करी? दूसरी बात सुनिए, 3 तारीख को आप दोस्ती जी इनको चुप कराइए, दोस्ती जी मुझे बोलने दीजिए, इनको चुप कराइए, इनके समय में नहीं बोला, बेटी समय नहीं बोला, कितने झूठे इनको बात पूरी करनी आपके पास सवाल के साथ इनको। हाँ सुनिए बात, मैं हर चीज का रिकॉर्ड दूंगा, 3 मिनट के अंदर व्हाट्सएप करूंगा, आप देख लेना। दूसरी बात 3 सुना आप ज्योति जी, आप इनके चुप कराइए अपनी। आप देखिए 3 तारीख को जब हमारी रैली कलायत में थी, जब हेलीकॉप्टर की परमिशन वो रोक दी गई, इन्होंने नहीं उतरा कलायत, क्यों नहीं उतरा? ठीक है, मैं अभी कुछ हेलीकॉप्टर अभी दिल्ली पहली लिस्ट में दिल्ली के 5 नाम सुनिए, अभी सुनिए दिल्ली के लिए 5 उम्मीदवारों के नाम सुनिए। तो बजरंग जी आपकी बात पूरी हो चुकी है, आप काफी टाइम ले चुके हैं, अभी आप सुनिए, अभी सुनिए आप 5 में से 4 के बोलने दो मुझे। बजरंग जी कितना बोलने दें आपको, आप बात कह चुके हैं, आपको जो आरोप लगाने थे आरोप लगा चुके हैं, काउंटर में मैंने कुछ पूछा उसका भी उत्तर दे चुके हैं, लगातार तो नहीं बोलते रहेंगे ना सर। एक मिनट ज्योति जी अभी रुक जाइए, आपके अंतिम कमेंट के लिए आते हैं। और हरियाणा न्यूज चैनल इतना सुनिए आप ज्योति जी, इन्होंने क्या किया 18 तारीख को कलायत के अंदर रैली थी हमारी, 18 तारीख को आपने ठीक है बजरंग जी, आप भी पहले भी बता चुके हैं, आप सुनिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने कैंसिल करी नहीं करी, आप रिपीट कर रहे हैं, आप समय नहीं रिपीट कर रहे हैं। अभी आप रुक जाइए, म्यूट कर दीजिए बजरंग जी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, आप सुन ही नहीं रहे। बेटी साहब 5 उम्मीदवारों के नाम पहली लिस्ट में दिल्ली के, 4 के नाम बदल दिए गए हैं पिछली बार के, तो हरियाणा में भी मौजूदा सांसदों की धड़कनें तो बढ़ गई होंगी कि टिकट कट सकता है। देखिए मेरी एक बात सुनिए, जो चीजें केंद्रीय नेतृत्व ने तय करनी है उसके लिए ना तो मैं कोई किसी प्रकार की मैं टिप्पणी कर सकता ना मैं करूंगा, परंतु मैं आप लोग आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। भाई बजरंग दास जी बड़े कई प्रकार के आरोप लगा रहे हैं और बिना सिर पैर के लगा रहे हैं। मैं बजरंग जी को कहता हूं, ये कहते हैं वोट चोर है बीजेपी, एमएलए चोर है बीजेपी। अरे बजरंग जी, आप लोगों ने 50 साल यही काम किया, देवीलाल जी की सरकार को घेरा, भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार को घेरा, कल्याण सिंह जी की सरकार को घेरा, उस प्रकार मध्य प्रदेश में इस प्रकार के आपने सुंदरलाल पटवा जी की सरकार को घेरने का काम किया। पूरे देश के अंदर आप लोगों ने जिस प्रकार से लोकतंत्र का हनन किया, हत्याएं की लोकतंत्र की, आपको इस बात को कहने का आपको तो कम से कम अधिकार है नहीं है। मैं ज्योति जी जो बात कह रहा हूं बड़े ये उत्साह के साथ कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन हो गया हरियाणा के अंदर, बड़े जोश में कह रहे हैं। ये चीजें रिकॉर्ड कर लेना आप, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा उस दिन के क्या आरोप होंगे कि हमें तो कांग्रेस ने सपोर्ट ही नहीं किया, आम आदमी के पास तो कोई वोट ही नहीं थी। उस बात के लिए भी तैयार रख लेना इन लोगों को। फिर ये ईवीएम पे भी रोना रोएंगे। ये पता नहीं किस प्रकार के इन लोगों का क्या इनका एजेंडा है। जनता के बीच में जाएंगे नहीं, अपने आदमी की सपोर्ट करेंगे नहीं। वहां पर क्या इन्होंने एलनाबाद के अंदर सेटिंग की, वो पवन बेनीवाल बीजेपी में अच्छा भला मेरा दोस्त मेरा नेता था, वो कांग्रेस में ले गए। फिर बाद में कहते ये तो कैंडिडेट शैलजा जी का कैंडिडेट है, हुड्डा जी का कैंडिडेट नहीं है। अब किस प्रकार की इन लोगों की योजनाएं हैं। शैलजा जी चिल्ला चिल्ला के कहती हैं कि मुझे जीतने नहीं देंगे, वो लोकसभा लड़ना नहीं चाहती, फिर कहते हैं इनके पास कैंडिडेट नहीं। अरे हमारे पास तो कैंडिडेट है, और इतनी लंबी सीरीज है कि आप लोग गिनते गिनते थक जाओगे। परंतु आप लोग, मुझे नहीं लगता किस बात के ऊपर उछल कूद मचा रहे हो। कलायत रैली की बात कर रहे हैं। कलायत मेरा एरिया है, पारिवारिक मेरी लोकसभा का एरिया है। मुझे पता था
कि इलाहाबाद से कौन लोग आए थे, मुझे ये भी पता था कि आदमपुर से कौन लोग आए थे, बालसमंद से कौन लोग आए थे, अग्रोहा से कौन लोग आए हुए थे। आप बात उसको कलैत की रैली का नाम दे रहे, पूरे हरियाणा के लोगों को तो वहां इकट्ठा करके और 30,000 की संख्या बता रहे हैं। अरे मित्रों, आप लोग इतने तो हमारे बूथ के अध्यक्ष इकट्ठे हो जाते हैं हरियाणा प्रदेश से, हमारे पन्ने प्रमुखों की संख्या है इतनी तो, जिसको आप रैली बोलते हो। और मेरी छोटी बहन बोल रही थी प्रियदर्शनी जी, हाहाकार मचा हुआ है। अरे बहन, आप लोग ध्यान से आगे कुरुक्षेत्र में देखिए, आपका जिला का अध्यक्ष जगबीर जोगना खेड़ा बीजेपी में है, आपका निर्मल सिंह जो पिछली बार लोकसभा का उम्मीदवार था वो आज कांग्रेस में चला गया है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। सुशील गुप्ता जी, लोगों कह रहे हैं मैं चाय पीने आ रहा हूं, लोग कह रहे हैं जी आप ऐसे करो वहीं पे पी लो जहां पीनी है, हम तो 10 रुपए आपको चाय कप के दे देंगे। कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है, वो आरोप सुनने के लिए तैयार रहना ज्योति जी, जब ये रिजल्ट आने के बाद कहेंगे कि कांग्रेस ने तो हमारा साथ नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस ने तो कभी कांग्रेसियों का साथ नहीं दिया। भजन लाल जी को अपमानित किया, बंसीलाल जी को अपमानित किया, अशोक तंवर को अपमानित किया, शैलजा जी को अपमानित किया, आबूजा भान का भी नंबर लगा देंगे कुछ दिन के बाद। अरे भाई, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की ये कांग्रेस है। किरण चौधरी कहती है कि हमारी हालत खराब कर दी, अभय सिंह जी यादव कहते हैं हमारी हालत खराब कर दी। कोई छोटा भी है आप लोगों ने कांग्रेस के अंदर? और मैं तो कहता हूं अच्छे भले ठीक ठाक बजरंग दास जी बीजेपी में आ गए थे, पता नहीं कौन सी दवाई सुंघाई भूपेंद्र हुड्डा ने, अब उनकी बिना बात की झूठी लड़ाई इनको चैनल पे करनी पड़ती है। अब मेरे मित्र थे, हम तो इनको बहुत कुछ बनाना चाहते थे बीजेपी के अंदर, अब पता नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कौन सी जड़ी बूटी सूंघ गए और आज उनकी झूठी कसीदे इनको यहाँ पर चैनल पे आकर गढ़ने पड़ रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जनता जनार्दन सब देख रही है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी और 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा प्रदेश की मोदी जी की झोली में जाएंगी। आप भी रुकिए, पंडिता जी से अंतिम कमेंट। देखिए ज्योति जी, अभी बेटी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी कि जो पन्ना प्रमुख है, हमारी तो जनसंख्या इतनी हो जाती है, मतलब इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर हमारे बारे में बात करी तो मैं आपको 3 रैलियां बता देता हूँ। कैथल की देख लीजिए हमारी पिछली, उसके बाद फतेहाबाद की देख लीजिए, जींद की देख लीजिए, वीडियोज अवेलेबल हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और कहते हो तो मैं एक वीडियो आपको मैं चुना के दिखा देता हूँ, ये लीजिए, ये लीजिए। रजत जी, जो वीडियो दिखा के डराना चाहते हो, इतने तो वीडियो डेली चलते हैं बीजेपी के, हर बूथ पे इतने लोग होते हैं हमारे, हर जिले की रैली में इतने लोग होते हैं। और इसमें चेक कर लीजिए, एक एक नाम बता सकता हूं कांग्रेस के कहां कहां से आदमी आप लोगों ने बुला रखे थे। बजरंग दास की टीम तो आधी पहुंची हुई थी। ये डुप्लीकेट वीडियो बहुत चला चला के छोड़ रखी है हमने। ज्योति जी से तो पूछना, सरसा की रैली फेल हुई नहीं हुई, अमित शाह जी की गुहाना रैली फेल हुई, उल्टे चले गए, नहीं चले गए। बजरंग जी, रुके आप, चलिए पंडिता जी आपको कहना है कुछ? अब मेरे को कहना है 2-3 बातें कहनी है। देखिए, दावे करने से कुछ नहीं पड़ता, इनकी सारी रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। दूसरा, भी बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, आपने बंसीलाल जी के साथ क्या किया, आपने मध्य प्रदेश में क्या किया, आपने शिवसेना के साथ क्या किया, और आप और 2-3 बातें कह गए इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में। आप मुद्दों के ऊपर बात कीजिए। आप ये बताइए कि हमारे समय में कर्ज क्या था, आपके समय में कर्ज क्या है। आपने सरपंचों के ऊपर लाठियां आपने बरसाई, 750 किसान आपके टाइम में शहीद हुए। हरियाणा में जो कभी भी ऐसे बड़े दंगे कभी नहीं हुए थे जैसे आपने रोहतक जज्जर जलवाया, पुलिस की गोलियों से लिबर्टी की फैक्ट्री के आगे खड्डे किसने खोदे थे वो भी याद कर लीजिए। सुनिए, आप सारे के सारे उद्योग पलायन करके चौटाला जी के राज के अंदर, मीडिया को नहीं छोड़ा, चौटाला जी के राज के अंदर एक भी उद्योग नहीं बचा था। उसके बाद बेशकीमती जमीनों पे कब्जे किए, आज ऐसे अधिकारियों के मुकदमे झेल रहे हो और आखिरी सांस तक झेलोगे। जो लोगों पे जुल्म और अत्याचार किए वो आज आपको सरसा में भी कोई मुंह लगाने वाला नहीं है। सवाल पूछता हूँ, हमने मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, बड़ी बात आप कर रहे हो। समय नहीं अभी सवाल पूछने का, मैं अंतिम कमेंट के लिए मैंने आपको टाइम दिया था। बेटी साहब, अभी आप सुनिए, आप
आपने आपके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जुल्म जाती आप लोगों ने किया, आप लोगों को आप ओवैसी रही है सीएम के, आप विधायक रही है सरकार में, आप हल्के में स्ट्रीट लाइट नहीं लगवा पाए, लोकदल के आप अपने हल्के में स्ट्रीट लाइट नहीं लगवा पाए, उत्पीड़न होता था। आप बताइए जीटी रोड से शुगर में तक स्ट्रीट लाइट है शाहबाद में? आप लोगों ने लोकतंत्र चलिए अभी समय नहीं, आगे प्रियदर्शनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए आप। आप मुझे काउंटर कर रहे हैं, आप स्ट्रीट लाइट नहीं लगवा पाए, जीटी रोड से शुगर में तक स्ट्रीट लाइट नहीं है शाहबाद। पंडिता जी अभी सुनिए आप, अभी टाइम नहीं है सवालों के जवाब लेने का, अभी आप सुन लीजिए, अभी आप रुकिए, आगे समय नहीं है पंडिता जी। बेदी साहब आप भी आप पद यात्रा में क्यों थे? प्रियदर्शनी जी आप बोलिए। आप अजय सिंह चौटाला के साथ जब लोकदल की सरकार की पद यात्रा में क्या कर रहे थे तब? इतनी बुरी थी लोकदल तो। राजा जी, बेदी जी की बातें मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी, इतनी हास्यास्पद बात रख रही थी मेरे को कि जब इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो लाइन लगी है, हमारे यहाँ तो टिकटों की टिकट लेने के लिए लाइनें लगी है। हाँ लाइनें लगी है बिल्कुल, तभी तो आपको अपने 30% से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि आपके सिटिंग है उनकी टिकटें काटनी पड़ रही हैं बिल्कुल। और उनकी टिकटें क्यों काटनी पड़ रही हैं? क्योंकि उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में प्रवेश वर्मा, उदाहरण के रूप में मैं आपको बता देती हूँ, गदूड़ी को काट दिया आप लोगों ने। ऐसे कितने, साध्वी प्रज्ञा, ठीक है, कितने, और जिनको टिकट लिया वो भी भाग लिए, जिनको टिकट दिया वो भी भाग लिए, जिनको आपने टिकट दिया वो भी भाग लिए। हरियाणा की तो ये लिस्ट ही नहीं बोल रहे, हरियाणा की तो ये लिस्ट ही नहीं डाल रहे, क्योंकि इनको ये डर है कि भैया अगर ये लिस्ट निकाल देंगे इन सब की, ये सब भी हार जाएंगे, ये सब भी चुनाव हार जाएंगे। मतलब ये बताइए कि सरकार जिसकी है उसका टिकट दे रही है, वो कैंडिडेट भाग जा रहा है। दूसरी बात करने के लिए तैयार नहीं था। नहीं, दूसरी बात इन्होंने बोली बड़ी मजेदार बात, प्लीज ध्यान से सुनिए। बेदी जी सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। आप सुनिए, मेरे ध्यान से सुन लिया। बेदी जी नहीं सुना आपने, नहीं सुना। आपकी लाइन भागने वालों की ज्यादा है, काटने जिनका टिकट कटना है उनकी ज्यादा है। परिवारवाद की आपने हदें पार कर रखी है। नई दिल्ली से आपने बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है। क्यों दिया है आपने टिकट? क्योंकि वो सिर्फ एक ऐसे लेगेसी से आती है, परिवारवाद की राजनीति की बात करते हैं। सबसे ज्यादा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में होता है। इतना बड़ा जहां तक ये बात करें कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता जी के बारे में, तो सुशील गुप्ता ये बोल रहे कि चाय पे नहीं बुला रहे। इनको यही लगता है कि नेता का काम है सिर्फ घर में जाके चाय पीना। नेता का काम नहीं है घर में जाके चाय पीना। सुशील गुप्ता जी जमीनी नेता हैं, लोगों से जाके घर घर जाके मिल रहे हैं, उनका दुख सुख जान रहे हैं। आपके नेता सिर्फ चाय पी के आ जाते हैं, रबड़ी खा के आ जाते हैं, जलेबी खा के आ जाते हैं। स्वराज को लेकर जो आपने कहा उस पर आपत्ति है बेदी साहब को। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा हम कर रहे थे 2024 के चुनाव यानी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम दलों की क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या है दावेदारियां, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।